सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन रीढ़ की हड्डी की चोटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित लोगों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है, एक्सेस टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्विसेज अ लाइफ लेस कॉम्प्लिकेटेड, जिसका हिंदी अनुवाद मैं कहना चाहूंगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेवाओं तक पहुंच और कम जटिल जीवन। एम्स नागपुर का भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग ऑनलाइन और ऑफलाइन के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रीढ़ की हड्डी चोट दिवस 2023 मना रहा है। हमारे साथ आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष सिग्रीवार सर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स नागपुर जुड़े हुए हैं। सर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर स्वप्निल से विनती करता हूं कि सर का फ्लावरल वेलकम करें। थैंक यू सर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायी रहेगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर स्वप्निल सोनू ने एसोसिएट प्रोफेसर और इंचार्ज भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग एम्स नागपुर, उनको उद्घाटन भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर स्वप्निल प्लीज। डॉक्टर हर्षान सर, सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सारे सम्माननीय अतिथिगणों और यहाँ उपस्थित सभी जनों का स्वागत करता हूँ। आप सब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे के इस जागरूकता अभियान में हमारे साथ मौजूद है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो पूरी दुनिया में हर साल 2.5 से 5 लाख लोग हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पीड़ित होते हैं। इसमें काम करने वाले युवाओं की संख्या अधिकतर होती है। जिन कठिनाइयों से और मुश्किलों से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का व्यक्ति और उसका परिवार गुजरता है, इसकी जागरूकता हम सभी को होनी बहुत जरूरी है। साथ ही ऐसे कई लोग हैं जो इस कठिनाइयों से उभर कर अपनी लाइफ में और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कार्य करते हैं। हमें उनकी भी प्रशंसा करनी उतनी ही जरूरी है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि एम्स नागपुर का जो पीएमआर विभाग है, उसने अभी तक 2019 से लेकर अब तक 105 से भी अधिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मरीज को, पीड़ितों को सेवा प्रदान की है। हमारे यहाँ पे हाईली ट्रेंड न्यूरोसर्जिकल टीम, ऑर्थोपेडिक्स टीम, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर फैसिलिटी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी, पीएमआर स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ अदर पैरामेडिकल सर्विसेज भी उपलब्ध है, जिसकी वजह से एम्स नागपुर रिहैबिलिटेशन में अपना एक अलग नाम हासिल कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आज का यह प्रोग्राम आपको और प्रेरणा देगा और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर स्वप्निल सर। अभी हम इसी दिवस के उपलक्ष्य में जो थीम है, एक्सेस टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्विसेज लाइफ लेस कॉम्प्लिकेटेड, अभी मैं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष सिग्रीवार सर को विनती करता हूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हेल्पलाइन और टेली रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो हमने चालू की है, कृपया उसका उद्घाटन करें, उसका अनावरण करें। सर ऐसे करना हाथ सो थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर मनीष सिग्रीवार सर, चिकित्सा अधीक्षक हॉस्पिटल, सर को विनती करता हूं कि कृपया हमें 2 शब्द से मार्गदर्शन करें, संबोधन करें। सर प्लीज। नमस्कार, कैसे आप लोग? ठीक है, अच्छे नहीं है? चलो, आप सबका मैं एम्स नागपुर में स्वागत करता हूं। आज पीएमआर डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। इस माध्यम से ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो हमारे एम्स में सबसे पहले अगर कोई डिपार्टमेंट एडवांस है
जो सबसे पहले अद्ययावत है वो है पीएमआर डिपार्टमेंट। और मैं डॉक्टर स्वप्निल, डॉक्टर हर्षानंद, दीक्षा, उषा, ये सब लोगों का सच में आभारी हूं कि उन्होंने एम्स को आज एक नए ऊंचाई पर लेके आए हैं। और ये नए नए उपक्रमों के साथ इन्होंने जो अभी हेल्पलाइन की है कि 2 दिन हम पेशेंट को टेली कंसल्टेशन करेंगे, उनको मदद करेंगे, उनको गाइड करेंगे, ये भी पहल मुझे बहुत इम्प्रेस की गई है। और मेरे लिए सच में इंस्पिरेशनल है कि हमारा स्टाफ कोई ऐसे सोचता है पेशेंट के बारे में एम्पैथी रहती है उनके माइंड में कि हमने लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आप सब लोगों को पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ऑपरेशंस हो जाते हैं बहुत बार। ऑपरेशन तो 2 दिन में हो जाता है, 8 दिन में हो जाता है, लेकिन ये रिहैबिलिटेशन का काम बड़ा पेशेंस से करना पड़ता है। आपको पता होगा बहुत बार अपने को लगता है कि इसमें कुछ नहीं होगा मेरा, यार मैं कितने दिन व्हील चेयर पे बैठूंगा। आप खुद अपनी मानसिक स्थिति देखो कि आपको बहुत बार निराशा आती होंगी। आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। आपके साथ 2 भगवान यहाँ पे है, ये दोनों भगवान पे विश्वास रखना है आपको कि ये जो रास्ता बताएंगे यही फॉलो करना है आपको। आपको खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, खुद को हरदम ये रखना है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो खुद को ही चैलेंज करना है आपको। नहीं तो आपको लगेगा कि रोज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत बार लगता है ऐसे। तो आप खुद को मोटिवेट करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। आप की अच्छी बुक्स आपको थोड़ा सा ये देंगे, आशावाद आएगा आपके लाइफ में कि नहीं मैं जल्दी करूंगा। और आपने देखा होगा कि हमारे पास इतने पेशेंट्स आए हैं, आपके जैसे व्हील चेयर पे आए और चलते गए हैं। हम उनसे मिलते हैं जब वो चलते हुए जाते हैं, तो उनके चेहरे की जो खुशी है, जो आनंद है और जो आशीर्वाद, ये सबको मिलता है, ये पूरे पीएमआर डिपार्टमेंट को मिलता है। इसलिए मुझे सच में खुशी है कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और मैं भविष्य में भी आशा करता हूं कि पीएमआर डिपार्टमेंट इन सब लोगों के लिए, ये सब गरीब पेशेंट्स के लिए ये ऐसे ही उपक्रम करेंगे। और मेरी शुभेच्छाएं हमेशा इनके साथ है। इन्होंने जो बुकलेट दिया है, ये बुकलेट पेशेंट के लिए सही में बहुत उपयुक्त होगा। जिनको भी पढ़ना नहीं आता उनके लिए चित्र दिए हैं, आपको चित्रों से समझाएगा कि आपको कैसी एक्सरसाइज करनी है, क्या करनी है। तो आप सच में, आपके पहचान के कोई पेशेंट है उन्हें भी यहाँ बुलाइए, उन्हें भी यहाँ पे मार्गदर्शन मिलेगा। हमारा एम्स इस पेशेंट के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद, थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं आपके डिपार्टमेंट का आभारी हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू सर, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और मैं सभी सरेआम कहना चाहूंगा कि सर का जो पीएमआर विभाग के लिए जो सपोर्ट है वो सराहनीय है। सर दिव्यांग पेशेंट्स के दुख एकदम अपने खुद के है ऐसे समझते हुए पूरा डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। हर एक पेशेंट को एम्स नागपुर के सर सपोर्ट करते हैं। सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। किसी कारणवश सर को थोड़ा सा जानना है जल्दी, तो सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन सर। थैंक यू सर। आज के सम्मानीय अतिथि डॉक्टर मृणाल फाटक मैडम, डीन एकेडमिक्स। आज वो फिजिकली नहीं आ पाए तो उन्होंने एक ऑनलाइन शुभेच्छा संदेश भेजा है, तो हम ये शुभेच्छा संदेश प्रसारित करना चाहेंगे। नमस्ते। आज हम सब एक महत्वपूर्ण और प्रेरणास्पद दिन के अवसर पर एकत्र आए हैं। वो है स्पाइनल कॉर्ड चोट दिवस। यह एक दिन है जब हम उन व्यक्तियों के साथ रहने को प्रतिबद्ध होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में स्पाइनल कॉर्ड चोट के बावजूद अद्वितीय प्रशासन और साहस का परिचय किया है। स्पाइनल कॉर्ड चोट वाले व्यक्तियों की जीवन की कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना करना, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक हो सकता है। लेकिन इन व्यक्तियों का जीवन एक मिसाल है जो हमें यह दिखाता है कि आत्मसमर्पण और संघर्ष से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आज के दिन पर हमें यह याद दिलाने का मौका मिलता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो सपने देखे और सपने को पूरा करने की चाह रखे। हमें इन व्यक्तियों के साथ होकर उन्हें समर्थन प्रदान करना चाहिए और उनके साथ होकर उनके अधिकारों का सही उपयोग करने का उन्हें मौका देना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड चोट दिवस के इस मौके पर हमें यह सोचने का समय भी मिलता है कि हम अपने समाज को अधिक सहयोगी और जागरूक बना सकते हैं ताकि इन व्यक्तियों को अधिक समर्थन मिले और उन्हें उनके अधिकारों का सही उपयोग करने का मौका मिले।
यह दिन मनाने की मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ और यह जागरूकता पूरे साल भर बनी रहे इसकी चाह रखती हूँ। हमें समय समय पर इन व्यक्तियों के साथ होने और उनका सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। आज हमें यह भी याद दिलाना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम इसकी रोकथाम की दिशा में कई कदम उठा सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक, यातायात नियमों का पालन करना, सुरक्षित खेल खेलना, सड़कों पर सुरक्षित रूप से चलना। यह सारे विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस दिन के दौरान लोग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं और समाज को स्पाइनल कॉर्ड चोट से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सशक्त करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पीएमआर विभाग एम्स नागपुर ने भी यही कदम उठाया है और मैं पूरे दिल से बधाई देती हूँ कि उन्होंने यह दिन के कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। पीएमआर विभाग एम्स नागपुर में इन मरीजों के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। उनके देखभाल में तथा पुनर्व्यसन के कार्य में पीएमआर विभाग बहुत कार्यशील है। इस विषय में सबकी सहायता के लिए विभाग ने सूचना पुस्तिका तथा हेल्पलाइन जारी कर दी है। ये सारी सुविधाएं मरीजों की सेवा के लिए है। आप इन सारी सुविधाओं का ज़रूर लाभ लें। पीएमआर विभाग को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू रिस्पेक्टेड डीन मैडम। अभी हम हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें 3 से 4 लेक्चर्स होंगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है, उसमें अलग अलग तरह से किस तरह से मेडिकल रिहैबिलिटेशन, देन फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जो उभरे हुए जो स्पीकर्स हैं, हमारे गेस्ट इनवाइटेड स्पीकर्स हैं, उनसे हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वप्निल सोनी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपना पहला व्याख्यान शुरू करें। नमस्कार। आज हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास के बारे में जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है और इसमें रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास का क्या महत्व होता है। बहुत आमतौर पे ये धारणा सभी को होती है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर स्पाइन का ऑपरेशन हो गया यानी स्पाइनल कॉर्ड का भी ऑपरेशन हो गया। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु नसों का एक ऐसा संग्रह है जो शरीर को मस्तिष्क से जोड़ता है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। तो जो सर्जरी होती है वो रीढ़ की हड्डी की होती है, ताकि उस रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज या स्थिर किया जा सके। तो जो भी प्लेट्स या स्क्रू डले जाते हैं वो इसीलिए डले जाते हैं ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी स्थिर हो जाए, ताकि उसके अंदर स्थित स्पाइनल कॉर्ड को ज्यादा तनाव या डैमेज ना हो। बट जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचती है, तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है। उसके वजह से दिक्कतें आती है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंतर्गत गिनते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं? सबसे मुख्य कारण होता है आघात यानी ट्रॉमा, एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, खेलकूद में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आघात नहीं होता है तो संक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण संक्रमण जो भारत देश में देखने को मिलता है वो है टीबी का। कैंसर, चाहे वो रीढ़ की हड्डी का कैंसर हो या अन्य जगहों का कैंसर हो जो रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया हो। जन्मजात स्पाइनल कॉर्ड का डेवलप नहीं होना, वो भी एक कारण माना जाता है। तो किसी भी तरह से ब्रेन का कनेक्शन जब शरीर से टूट जाता है स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज की वजह से, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं, और ये सारे उनके कारण हो सकते हैं। अब आपने देखा होगा आपके डायग्नोसिस पे कई बार डॉक्टर्स लिखते हैं लेवल ऑफ इंजरी, D5 लेवल, C6 लेवल, C5 लेवल। तो क्या होता है ये, और इसके क्या मायने होते हैं? जिस भी लेवल की इंजरी रहेगी, मतलब उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है और उसके नीचे ना तो सेंसेशंस है ना तो ताकत है। तो इसमें अलग अलग लेवल्स रहती हैं। जैसे ऊपरी गर्दन के, और ये स्तर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि ये स्तर दर्शाता है कि आप में कितनी दिव्यांगता है या आप में कितनी एबिलिटी है अपने आप को उस दिव्यांगता से उभारने की। जैसे कि अगर गर्दन के ऊपरी हिस्सों की चोट है तो मरीज के दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालाइज रहेंगे, साथ ही उसको सांस लेने में दिक्कतें आ सकती है। बिस्तर में गतिशीलता लाने के लिए भी उसको किसी और की मदद की जरूरत हो सकती है या 24 घंटे देखभाल की जरूरत हो सकती है। ऐसे ही जैसे जैसे चोट नीचे आती जाती है गर्दन के, वैसे वैसे
इंसान के कार्य करने की क्षमता, जैसे ही हाथ ठीक हाथों में कोई दिक्कत नहीं रहती है तो हाथों से वो अपने कार्य कर सकता है। अगर कमर के निचली हिस्सों में चोट है तो सहायक उपकरणों के द्वारा वो खड़ा हो सकता है, वो चल सकता है। तो ऐसे स्तर के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है कि आपको कितना लेवल का इंजरी है और आप किस हद तक कार्यशील हो सकते हैं। और इसी स्तर के हिसाब से आपको आपके पुनर्वास डॉक्टर ट्रेन करते हैं कि आपको आगे का जीवन इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ कैसे व्यतीत करना है। स्तर के साथ साथ सीवियरिटी यानी तीव्रता, कितना स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड एक नसों का गुच्छा है, क्या वो कंप्लीटली डैमेज हो चुका है कि ब्रेन से नीचे का कनेक्शन कंप्लीटली टूट गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। यही दर्शाता है कि रिकवरी होगी या नहीं, जो कि सबसे आम सवाल होता है हर मरीज का। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीटली ट्रांजैक्शन हो चुका है, यानी कंप्लीटली उसमें से कोई नसें नहीं जा रही और निचला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या हानिग्रस्त हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन को हम एशिया इंपेयरमेंट स्केल ए को से दर्शाते हैं। यह पूर्ण इंजुरी को दर्शाता है। वैसे ही अपूर्ण अगर इंजुरी है, मतलब कुछ स्पाइनल कॉर्ड के रेशे बचे हुए हैं, मस्तिष्क से कुछ हिस्सों का कनेक्शन बना हुआ है, जैसे कि कुछ लोगों में थोड़े सेंसेशंस रहते हैं, कुछ लोगों में चोट के निचले स्तर पे थोड़ी ताकत रहती है, तो उसे बी, सी, डी और ई से बताया जाता है। एशिया ई में मांसपेशियों में पूरी ताकत और महसूस करने की पूरी क्षमता होती है। अब सबसे आम सवाल जो पूछा जाता है कि क्या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ठीक हो सकता है, तो जिन इंसानों को या जिन व्यक्तियों को अपूर्ण स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनको पहले कुछ दिनों से कुछ महीनों तक अच्छी गति से रिकवरी देखी गई है, और यह रिकवरी कुछ सालों तक रहती है और आगे इंप्रूव करती है। पुनर्वास में रिकवरी के या ठीक होने के दो संदर्भ हैं। एक तो न्यूरोलॉजिकल रिकवरी, जिसमें जहां पर सेंसेशन नहीं है या महसूस करने की क्षमता नहीं है, वो महसूस करने की क्षमता वापस आ जाना या ताकत का वापस आ जाना। और दूसरी रिकवरी होती है फंक्शनल रिकवरी। भले ही ताकत वापस ना आए, आपको वह कार्य करने की क्षमता हम ट्रेन कर दे सहायक उपकरणों के द्वारा या किसी और ट्रेनिंग के द्वारा, तो उसे हम फंक्शनल रिकवरी कहते हैं। और इन दोनों ही परिस्थितियों में पुनर्वास की बहुत अहम भूमिका होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में पुनर्वास का क्या रोल होता है, और पुनर्वास की बात ही हम क्यों करते हैं, हम ट्रीटमेंट की या ठीक होने की बात क्यों नहीं करते। देखिए, मेडिकल साइंस में अभी तक कोई भी ऐसा इलाज उपलब्ध नहीं है जिससे स्पाइनल कॉर्ड को रिपेयर या ठीक किया जाए। रिसर्चेस चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड, भले ही रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, लेकिन उसका असर पूरे शरीर पे पड़ता है। आप दैनंदिन जीवन में जो गतिविधियां हैं उनको नहीं कर पाते, बिस्तर पे नहीं हिलने की वजह से और महसूस नहीं करने की वजह से प्रेशर इंजरी या जख्म बन जाते हैं। पेशाब को कंट्रोल नहीं करने की वजह से लंबे समय तक कैथेटर का होना, ये सारी जटिलताओं का आपको सामना करना पड़ता है, जिसमें जीवनी गतिविधि जटिलताएं भी होती हैं और चिकित्सक जटिलताएं भी होती है, जैसे कि यूरिन का इन्फेक्शन हो जाना या अनीमिया या खून की कमी हो जाना। इन सारी जटिलताओं से आगे बढ़कर जब आप आपको पूर्णतः कार्यात्मक बनाने का जिम्मा भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग का होता है। इसमें पुनर्वास के डॉक्टर आपकी सारी जांच करते हैं और आपकी जरूरतों, पक्षाघात के स्तर के अनुरूप आपके लिए एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, मतलब कार्य प्रणाली को बनाते हैं, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट, चिकित्सा, सहयोगी उपकरण, ऑर्थोसिस, व्हीलचेयर आदि, और आपका एक ट्रेनिंग कि आपके लेवल के मरीज या आपके लेवल पे किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं और किस हद तक अपने आप को कार्यशील कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। कुछ कॉमन तकलीफें या जटिलताओं के बारे में अभी हम देखेंगे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्रेशर इंजरी या बेड सोर। ये अगर आप आज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपको होता है और आपका ऑपरेशन होता है और आप रात भर सीधे लेटे रहे, तो सुबह तक आपके पास एक प्रेशर इंजरी होगा। प्रेशर इंजरी से बचना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। उससे कैसे बचा जा सके? हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज को सुबह उठने के बाद और सोने से पहले अपने सारी त्वचा की जांच करनी बहुत जरूरी है। फोटो में दिए गए सारे उच्च दाब वाले क्षेत्रों को नियमित जांच करें। अगर किसी भी शरीर के हिस्से पे 30 मिनट से ज्यादा आपको ऐसा लग रहा हो कि उस पे लाली आ गई है, तो उस जगह पे प्रेशर ना बढ़ने दें, नहीं तो आपको जख्म हमेशा होगा। त्वचा की निगरानी के लिए आप लंबे हैंडल वाला आईना इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप हिलडुल नहीं कर सकते तो आप
अपने देखभालकर्ता की मदद ले सकते हैं। कई बार हमें बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेशर इंजरी या जख्मों के साथ सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार मरीजों को पता ही नहीं होता है कि जख्म का ठीक करने के लिए उस पर से दबाव हटाना बहुत जरूरी है। मरीज उसी दबाव के साथ उसी जख्म पे लेटा रहता है, तो उससे वो घाव अंदर अंदर बढ़ता जाता है और सड़ता जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, ये पहला चित्र था जो हमारा एक मरीज था जिसका ये प्रेशर इंजरी था। इस ऐसे सिचुएशन में हमें उसको सर्जरी करके उसका डिब्राइडमेंट करना या उसका जो खराब त्वचा था या मरी हुई जो त्वचा थी उसको निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कीटाणु पनपना चालू हो जाते हैं। जब त्वचा ठीक हो जाती है तो उसको और बेहतर करने के लिए और जो जख्म है उसका साइज कम करने के लिए रेगुलर ड्रेसिंग की जरूरत होती है। इस ड्रेसिंग के लिए हम मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर डिवाइस, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यूनिट, और अगर नहीं तो नियमित ड्रेसिंग द्वारा भी इसको कम किया जा सकता है। साथ ही जैसे ही एक अच्छा गुलाबी कलर का या लाल कलर का ग्रैनुलेशन टिश्यू जब आ जाता है तो हम सर्जरी के माध्यम से दूसरी त्वचा को उसके ऊपर डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय चला जाता है, और जब ये प्रक्रिया शुरू रहती है मरीजों को और भी दिक्कतें होती है, जैसे कि खून की कमी, प्रोटीन का कमी। तो इस वजह से जख्म ठीक होने में और साल लग जाते हैं या कुछ महीने लग जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह माने और नियमित आहार और अपना पोषण लें। दूसरी एक समस्या होती है पेशाब की समस्या। मैंने जितने भी मरीज आज तक देखे हैं उन सभी में एक बात बहुत कॉमन थी कि उनमें नलियां लगी हुई रहती है। नलियां लगना सामाजिक तौर पे भी ठीक नहीं लगता। मरीज किसी सामाजिक कार्य में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, थोड़ा डर लगा हुआ रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने पुनर्वास डॉक्टर का मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई जख्म नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो एक नलकी द्वारा आप अपना पेशाब जैसे कि बाकी व्यक्ति कर पाते हैं वैसे ही आप कर पाते हैं। इसे हम क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करते हैं। तो इस नलकी द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया को आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें पानी की मात्रा को निर्धारित किया जाता है और इसी मात्रा को मेंटेन करते हुए आपके लिए एक ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रोटोकॉल जनरेट करते हैं। और नलकी को 48 घंटे से ज्यादा भी रखा रहना सही नहीं रहता है, क्योंकि इससे यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं, जिससे किडनी के इन्फेक्शन होके आगे और दिक्कतें बढ़ सकती है। मांसपेशियों की समस्या बहुत आम तौर पे मुझे, और ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है पेशेंट्स में कि सर मैंने 3 साल तक रेगुलर फिजियोथेरेपी कराया, 4 साल तक फिजियोथेरेपी कराया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दिक्कत वही रहती है कि वो सिर्फ 1 घंटे की थेरेपी सेशन पे भरोसा करते हैं, ना कि बाद की एक्सरसाइजेस पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपकी मांसपेशियों में कड़ापन आना ये आम बात है। तो इस सिचुएशन में आपको खुद का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सीख लेना जरूरी होता है, क्योंकि आपको ये चीज लंबे समय तक, हो सकता है कि पूरे आयुष्य जिंदगी भर करना पड़ सकता है। साथ ही दवाइयां रहती हैं और पट्टे रहते हैं या स्प्लिंट्स जिनको हम बोलते हैं, या सहायक उपकरण, इनका इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी होता है। एक्सरसाइजेस जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको ट्रेन करते हैं वो ना सिर्फ आपकी रिकवरी में फायदा देते हैं, बल्कि आपको कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं से बचाते हैं। जैसे कि अगर किसी का पैर बहुत दिनों से कड़ा है तो वह टेढ़ा हो जाएगा, तो टेढ़े होने के बाद उसको ऑपरेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले दिन से ही व्यायाम करना शुरू करें। दूसरा एक प्रक्रिया रहता है जिसे हम टेंडन ट्रांसफर कहते हैं। कई बार हाथों और पैरों में ऐसी मांसपेशियां उपलब्ध होती है जिनको इस्तेमाल कर मांसपेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मरीज हमारा फोटो में दिखाया गया था, इस मरीज के ठीक है, तो इसका एक पीछे वाला मांसपेशी उठा के हमने पंजे के आगे वाले हिस्से में डाल दिया है, तो अब वो आसानी से अपना पंजा उठा पा रहा है। तो इससे फायदा ये हुआ कि उसको पट्टे या स्प्लिंट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। हाथों में भी ऐसी प्रक्रिया की जा सकती है।
हाथों की समस्या, कब्ज हो जाना या दस्त लग जाना, ये आमतौर पे देखी जाने वाली समस्या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीजों को होती है। इसमें आपके पानी का नियंत्रण, आपके आहार में उचित फाइबर होना, प्रोटीन्स होना और बाउल रिहैब, जिसमें उंगली द्वारा उत्तेजना यानी डिजिटल स्टिमुलेशन या उंगली द्वारा मल त्याग यानी डिजिटल इवैक्यूएशन, इस चीज की ट्रेनिंग आपको दी जाती है ताकि आप अपने मलाशय को खाली कर सके और आप बिना डायपर के एक अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। संतुलन एवं चाल की समस्या, बिस्तर में गतिशीलता और स्थलांतरण आने वाले लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सिर्फ एक बीमारी या रोग की तरह नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। जैसे एक आर्मी ऑफिसर जीता है, जैसे एक स्पोर्ट्समैन जीता है, उसकी एक डिसिप्लिन लाइफ होती है कि हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। वैसे ही एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज को 2 घंटे से ऊपर अपनी एक करवट पे नहीं लेटना, सीआईसी के लिए कैथेटर का इस्तेमाल करना, चलने या घूमने के लिए व्हीलचेयर या सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना, ये सारे डिसिप्लिन्स को उसे आत्मसात करना होता है, क्योंकि यह करने के बाद ही वह एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए काबिल बन सकता है और इस बीमारी से उठ सकता है। अगर आप इतना डिसिप्लिन नहीं कर पाओगे तो आप इसी लूप में फंस के रह जाओगे कि आज जख्म हो रहा है, कल इन्फेक्शन हो रहा है और ये सब। तो इस लूप को बाहर निकालने के लिए रिहैबिलिटेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और हमारे एम्स नागपुर के रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में ये सारी उपयोगिता, मेडिकल, सर्जिकल, थेरापेटिक, ये सारी मोडालिटीज अवेलेबल है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है ऑर्थोटिक मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो ऑर्थोसिस मतलब क्या? तो ऑर्थो ये शब्द ग्रीक वर्ड से आया है, उसका मीनिंग होता है इन जनरल सीधा या सही होना। तो ऑर्थोटिक डिवाइस मतलब ये बाह्य रूप उपकरण है जो आपको सपोर्ट असिस्ट करता है या कोई भी इंजरी है उसको प्रिवेंट करता है। उसका जो उपयोग है, जो भूमिका है, वो है स्पाइनल कॉर्ड को स्थिर करना और उपचार को बढ़ावा देना, प्रभावित शरीर के अंगों का समर्थन करना, किसी हड्डी का जोड़ या सुरक्षा करना, आगे की क्षति को रोकना है, उपचार को बढ़ावा देना है, गलत पोजीशन रहती है उसको ठीक करना है और स्पाइनल कॉर्ड के लिए उचित मुद्रा को बढ़ावा देना है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए जो हम मूल्यांकन करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स है। उसमें आते हैं अवशिष्ट मांसपेशी शक्ति क्या है, गति की संयुक्त सीमा, व्यावसायिक लक्ष्य क्या रहेगा, मनोरंजक लक्ष्य प्रेरणा और फिटनेस लेवल क्या है पेशेंट का। तो उसमें ऑर्थोसिस के टाइप्स आते हैं कि एक आता है यांत्रिक, एक आता है हाइब्रिड और तीसरा है पावर ऑर्थोसिस। तो हम देखते हैं पहले यांत्रिक ऑर्थोसिस में आता है रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस। तो इसका एक ही लक्ष्य रहता है कि पेशेंट के निचले अंगों को सक्रिय करना। इसमें ट्रंक कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो नीचे का हिप जॉइंट है, एक अगर फ्लेक्शन में जाता है तो दूसरा हम उसको एक्सटेंशन में रख सकते हैं। पेशेंट इंडिपेंडेंटली स्टैंडिंग में नहीं आ सकता, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो उसको पहन सकता है और निकाल भी सकता है। तो उसमें आता है एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो एंकल फुट ऑर्थोसिस का काम रहता है एंकल को स्टेबलाइज करना और अगर कोई फुट डॉर्सिफ्लेक्शन या प्लांटर फ्लेक्शन में जा उसको रोकना, प्रिवेंट करना। और दूसरा है पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग एफओ। उसका एक एंकल और एंकल को एक जगह पे स्टेबलाइज करना, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है सॉलिड एंकल एएफओ से। और ए सबटेलर इवर्जन मिड टार्सल को नियंत्रित नहीं कर सकता है। देन आता है आर्टिकुलेटेड एएफओ। इसमें जो एक मैकेनिकल एंकल जॉइंट्स रहते हैं वो हम एनाटॉमिकल एंकल जॉइंट्स के साथ अलाइन करते हैं। और ये आर्टिकुलेटेड एंकल फुट ऑर्थोसिस आपको प्लांटर फ्लेक्शन या डॉर्सिफ्लेक्शन एक सजेटल प्लेन में वर्क करता है। उसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है फ्री डॉर्सिफ्लेक्शन और सेकंड आता है फ्री प्लांटर फ्लेक्शन।
उसके बाद आता है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो नी एंकल फुट ऑर्थोसिस का काम ये है कि जो एएफओ के साथ नी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकता, वो हम केएफओ के साथ देते हैं। केएफओ में नी को भी स्टेबिलिटी मिलता है, एंकल को भी स्टेबिलिटी मिलता है। देन आता है हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो एचकेएफओ में हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट इनको स्टेबिलिटी मिलता है। और हिप एचकेएफओ मीन्स केएफओ का ही केएफओ है, उसके ऊपर पेल्विक बैंड या कोई स्पाइनल ऑर्थोसिस हम अटैच करते हैं। देन आता है अपर लिम्ब मैनेजमेंट। तो इसका न्यूरोलॉजिकल स्तर पर ऑर्थोटिक हस्तक्षेप या चयन करते हैं। जो चोट लगी है या उसके ऊपर अभी क्या लक्ष्य है, क्या गोल्स है उसके ऊपर। तो वो ऑर्थोसिस का कार्य है गति की सीमा बढ़ाना, ऊतक उपचार को बढ़ावा देने में मदद करना, विकृतियों को ठीक करना। उसमें आते हैं कुछ स्प्लिंट्स आते हैं। रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट में संकुचन को कम करना है, दर्द और सूजन को कम कर सकते हैं। एंटीस्पास्टिसिटी स्प्लिंट का उद्देश्य है कि कलाई या एमसीपी आईपी मीन्स उंगलियों के जॉइंट्स को स्थिर करना, संकुचन को रोकने और कम करने के लिए। देन टीनोडिसिस स्प्लिंट में एक जो टिपाई चौकटी, जो हमको कोई चीज को पकड़ना है तो हम उससे सीख सकते हैं। आता है असिस्टिव डिवाइस। तो असिस्टिव डिवाइस मतलब क्या? तो असिस्टिव डिवाइस मतलब जो पेशेंट्स का लेवल सर्वाइकल लेवल, तो उनका सर ने जैसे बताया कि अपर एक्सट्रीमिटी थोड़ा वीक रहता है या काम नहीं कर सकते उनसे, तो हम उनको असिस्टिव डिवाइसेस मतलब डेली एक्टिविटीज के लिए, ब्रशिंग के लिए, या कोई पेशेंट अगर ऑन ड्यूटी है तो उनको हम राइटिंग के लिए कुछ उपकरण, सहायक उपकरण बना के दे सकते हैं। देन रहता है बायोनिक ग्लोव्स। ये अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। एक गारमेंट है, ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर काम करता है, जो भी हैंड की पोजीशन, रिस्ट की पोजीशन मेंटेन करके कोई भी वस्तु को उठाना या छोड़ना, इसके ऊपर इसका रिसर्च चल रहा है अभी। रहता है स्पाइनल ऑर्थोटिक मैनेजमेंट। स्पाइनल ऑर्थोटिक मैनेजमेंट में सभी पेशेंट्स को स्पाइनल ऑर्थोसिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिसको पड़ती है उनको उनके लेवल देख के उसका प्रिस्क्रिप्शन रहता है। और इसके अगर ये ऑर्थोसिस पेशेंट यूज कर रहा है तो उसकी वजह से इंजरी को हीलिंग की मदद, इंजरी के हीलिंग के लिए मदद मिलती है। इसमें आते हैं सर्वाइकल ऑर्थोसिस। सर्वाइकल ऑर्थोसिस में सोमी ब्रेस, एग्जाम्पल CTLSO, TLSO ब्रेस, हालो डिवाइस, ऐसे ब्रेसेस आते हैं। देन मोबिलिटी एड्स एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स के लिए गतिशील सहायता है। इसके मदद से पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इसमें आते हैं वॉकर्स में भी टाइप्स आते हैं। एक नॉर्मल वॉकर रहता है, दूसरा एडजस्टेबल रहता है। नॉर्मल मीन्स फिक्स वॉकर, एडजस्टेबल एक स्टेयर क्लाइंबिंग वॉकर भी आता है। देन आता है केन में भी पेशेंट के लेवल देख के प्रिस्क्रिप्शन रहता है। कोई सिंगल स्टिक रहता है, कोई ट्राइपॉड, अगर पेशेंट ज्यादा एजेड है तो क्वाड्रीपॉड भी आता है। देन क्रचेस में भी एक्सिलरी क्रचेस जिसको बैसाखी बोलते हैं, और दूसरा आता है एल्बो क्रचेस। तो व्हीलचेयर मतलब सिर्फ पहियों के ऊपर की कुर्सी नहीं, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स के दूसरा घर बन जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक समय वो उसके ऊपर बिताते हैं। व्हीलचेयर की जो डिजाइन है, जो पेशेंट की नीड्स है उसके ऊपर डिजाइन करते हैं। फर्स्ट है मैनुअल व्हीलचेयर, जो पेशेंट्स खुद के हाथ से ब्रेक लगा सके या खुद यूज कर सके अपने अपर एक्सट्रीमिटी से, तो उनको मैनुअल व्हीलचेयर दे सकते हैं। मोटराइज व्हीलचेयर, जो पेशेंट का लेवल हाई है और उनको कोई बिजनेस करना है, तो वो व्हीलचेयर की मदद से अपना एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तीसरा आता है रिक्लाइनिंग व्हीलचेयर पे पेशेंट थोड़ा रेस्ट कर सकता है, आराम से थोड़ा यूज कर सकता है।
फोर्थ आता है स्पोर्ट व्हीलचेयर, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट पैरा एथलेट्स में जाते हैं जो तो उनके लिए स्पोर्ट्स व्हीलचेयर अच्छे यूज कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। मेरा नाम दर्शना आवले है। मैं आज आपको रीढ़ की हड्डी में चोट के इसमें संतुलन और चाल प्रशिक्षण का पुनर्वास के बारे में बताऊंगी। तो संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। संतुलन क्या होता है कि हमारी शरीर को एक जगह स्थायी रखने के लिए जो जरूरी होता है वो संतुलन होता है। अगर गलती से कभी किसी ने हमें धक्का दे दिया तो हमें खुद के शरीर को संभालने के लिए संतुलन की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारे मांसपेशियों की। हमारे सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लेवल के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में हमारा ये मसल का वीकनेस ऐसा आ जाता है, तो हम हर एक हिसाब से उसका ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अभी सर्वाइकल लेवल का ये हुआ है, तो फिर इसमें हम उनको ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सीधे बैठे। हम उनमें ये देखेंगे कि वो थोड़ा आगे झुक के, कमर से झुक के बैठ सकते हैं। जिनका ट्रंक लेवल पे जाता है, थोड़ा नीचे लंबर लेवल पे जाता है, वो सीधे होके बैठ सकते हैं। तो पहला आता है स्थैतिक संतुलन। स्थैतिक संतुलन में हम ऐसे एक जगह पे बैठ के हमारे शरीर को संतुलित रखते हैं। उसमें हम बॉल की इससे कई एक्टिविटीज दे सकते हैं। जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं कि हमने बॉल उठा के उनके मसल्स के ऊपर काम किया है, तो इससे उनके जो ट्रंक के मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, वो ज्यादा ताकतवर होंगे। वैसे ही हमारे जो ऑब्लिक्स मसल्स है, जो साइड वाले पेट की तरफ के मसल्स होते हैं, उनको हम और ट्रेन करते हैं। फिर आता है गतिशील संतुलन। गतिशील संतुलन हमें तब जरूरत पड़ती है जब हम चलते हैं। चलने के समय पे हमें ये संतुलन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम घुटनों पे खड़े रह के उनका संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको स्टेबल सरफेस से थोड़ा अनस्टेबल सरफेस, यानी पहला सरफेस पूरा फ्लैट रहेगा, फिर दूसरा सरफेस जो हम लेंगे तो उसमें उनका, हम जैसे दूसरे पिक्चर में दिखाया गया है कि बॉल है जो एकदम स्टेबल सरफेस नहीं है, तो हम उनको वैसा धीरे धीरे प्रोग्रेस करके उनका कमर का संतुलन अच्छे से बनाते हैं। और ये संतुलन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ताकि जो हमारी रोज की जिंदगी के कार्य है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, ड्रेसिंग करना, व्हील चेयर से इधर एक तरफ दूसरी तरफ जाना, उन सब कार्यों में बहुत आवश्यक आता है। इसके लिए हमें दोनों हाथों के मजबूती की भी बहुत जरूरत होती है। इसलिए हम इनके साथ ऊपरी दोनों हाथों का स्ट्रेंथ का, उनकी ताकत बढ़ाने में भी बहुत सहायता करते हैं। ये है कि हम अगर किसी चीज को थोड़ा दूर है उनको पकड़ने के लिए आगे जा सके, जिन्हें हम बोलते हैं रीच, कि कोई सामने ऑब्जेक्ट है तो हम उसको आगे झुक के पकड़ सके। फिर कोई आगे की तरफ है सामान, उसको पकड़ना, फिर पंच करना, इससे हमारी और अपर एक्सट्रीमिटी, ऊपर हाथों की ताकत भी बढ़ेगी। और फिर नीचे झुक के भी ये करेंगे। इन सब इसमें हम हर एक मसल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। फिर आता है स्थायी संतुलन, मतलब स्टैंडिंग बैलेंस। खड़े रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब हमारा ट्रंक का, कमर का संतुलन रहेगा, तभी हम कमर से नीचे की तरफ ध्यान देंगे खड़े रहने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसके लिए, अगर निचले हिस्से का जख्म है तो उसके लिए हम उन्हें ऑर्थोटिक डिवाइसेस देते हैं, जैसे अभी बताया गया है सभी ऑर्थोटिक डिवाइसेस। तो उसके लिए हम ट्रेनिंग पहले पैरेलल बार्स के अंदर करेंगे, और फिर धीरे धीरे जैसे उनकी क्षमता बढ़ती जाती है, हम उन्हें और कठिन कार्यों में जुटाते हैं ताकि उनकी और सहायता हो। फिर खड़े होना क्यों महत्व का होता है? क्योंकि इसमें मरीजों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करना जरूरी होता है, नहीं तो जो जॉइंट्स है हमारे, उसमें संकुचन हो जाता है। उस वजह से फिर हमारे कमर, घुटने और एड़ी के जोड़ों में अकड़न आ जाती है। हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए हमें खड़े रहना जरूरी है, अन्यथा उसमें बार बार फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। खून का प्रवाह ज्यादा बढ़ता है उसमें, और लोच यानी कि जो स्पास्टिसिटी होती है उससे वो भी कम हो सकती है। फिर खड़े होने के लिए हम जब इनिशियल लेवल पे जब पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें
कमर की ताकत नहीं होती है, पैरों की ताकत नहीं होती है, तो इसलिए हम धीरे धीरे उनको ऐसे टिल्ट टेबल पे खड़ा करवाते हैं। और फिर जब उनका बैलेंस अच्छे से थोड़ा आ जाए, जब कमर का थोड़ा संतुलन आता है, पैर पे थोड़ा सा एक्टिविटी आती है, तब हम उनको थोड़ा स्टैंडिंग फ्रेम पे खड़ा करके उनका प्रोग्रेशन करते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने कि ऑर्थोसिस, तो ऑर्थोसिस के लिए भी हम अलग अलग ऑर्थोसिस लेते हैं। अभी इनका जैसे लोअर लेवल है, जैसे कॉर्डा इक्वाना बोलते हैं, जो हमारे कमर के नीचे के भाग के तरफ का जो जख्म होता है, उसके लिए हम यूजुअली AFO यूज करते हैं। इनमें भी हम अभी जितने भी 3 देखेंगे, उसमें हम पहले पैरेलल बार्स में ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको वॉकर पे चलवाते हैं, और फिर उसके बाद एल्बो क्रचेस पे लाते हैं, ताकि वो अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट बने। ये है KFO। KFO जब घुटने में ताकत नहीं होती है, हम उस समय यूज करते हैं। फिर आता है HKFO। HKFO हम तब यूज करते हैं जब कमर में ताकत नहीं होती है। फिर चाल प्रशिक्षण। चाल प्रशिक्षण के लिए भी हमें जरूरी है कि कौन से लेवल के लोगों को इन्वॉल्व करना है। तो जिनमें अपूर्ण, जिनका स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरी तरीके से कटा नहीं हो, वो व्यक्ति, जिनका स्तर स्पाइनल कॉर्ड लेवल का स्तर C4 के नीचे है, सभी व्यक्ति जो असिस्टिव डिवाइसेस जैसे एल्बो क्रचेस, वॉकर, ये सब का प्रयोग कर सके, जिनमें खड़े होने की क्षमता हो और जिनमें अच्छी प्रेरणा हो, हम उन सब लोगों को चाल प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग देते हैं। चाल तो पहले आएगा स्विंग टू गेट। इसके 3 प्रकार होते हैं, स्विंग टू गेट, एक 4 पॉइंट गेट और स्विंग थ्रू गेट। तो स्विंग टू गेट में हमें उन पैरेलल बार्स में ट्रेन करेंगे, तो उसमें हमें सिर्फ आधा फुट हमारे हाथों को आगे लेना है, थोड़ा पीछे झुकते हुए, दोनों हाथों पे वजन देके पैरों को झुलाते हुए आगे लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे शरीर को, कंधे, सिर और शरीर को हल्का सा पीछे लॉक कर देंगे। फिर है 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट में हमें 2 एल्बो क्रचेस या तो फिर एक्सिलरी क्रचेस, या तो हम पैरेलल बार्स में भी ट्रेन कर सकते हैं। पैरेलल बार से हम एक्सिलरी क्रचेस और फिर इसमें जा सकते हैं एल्बो क्रचेस पे। तो इसमें पहले अगर हमें लेफ्ट पैर उठाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले राइट हाथ का क्रच आगे रखेंगे, और फिर उसके बाद लेफ्ट पैर पे भार, राइट पैर पे भार देते हुए लेफ्ट पैर को आगे लेंगे, और फिर लेफ्ट हाथ का क्रच आगे रखते हुए फिर राइट वाला पैर आगे उठाएंगे। फिर है स्विंग थ्रू गेट। स्विंग थ्रू गेट में हमें एल्बो क्रचेस को आगे रखेंगे, कंधों को और कमर को आगे झुकाते हुए दोनों हाथों पे वजन देंगे ताकि वो नीचे पुश हो। पुश करते हुए हम दोनों पैरों को झुलाते हुए उसको आगे लेके जाएंगे, और अपने शरीर को, कंधे, कमर और सिर को पीछे की तरफ लॉक कर देंगे। फिर सीढ़ियों पे कैसे चलना, अब हमने समान लेवल पे तो चल लिए, सीढ़ियों पे कैसे चढ़ना है इन सबके साथ। तो उसके लिए एक एल्बो क्रच रहेगा हाथ में, और रेलिंग, हमेशा रेलिंग के साइड में ही जाना है, रेलिंग के पास होना चाहिए। रेलिंग से दूर जाएंगे तो हमारा बैलेंस उतना बन नहीं पाएगा, इसलिए हमेशा रेलिंग के पास खड़े रहना है। और फिर राइट वाला जो क्रच है वो हम ऊपर रखेंगे, और फिर दोनों हाथों पे जोर देते हुए जितना ऊंचा उठ सकते हैं उतना ऊंचा उठ के सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। सीढ़ी पे चढ़ने के बाद हम हमारे शरीर को, सिर, कंधे और कमर को थोड़े पीछे की तरफ लॉक करके खुद का बैलेंस बना देंगे। फिर अभी चढ़ गए, नीचे कैसे उतरे। नीचे उतरने के लिए हम हमारे दोनों हाथों पे वजन देके झूलते हुए पैरों को दोनों नीचे वाली सीढ़ी पे लेके आएंगे, और नीचे उतर के हमारे सिर, कंधे और कमर को थोड़े पीछे की तरफ लॉक कर देंगे। एडवांसेस, अभी नई नई तकनीकें आ रही है, तो अभी जैसे हायर लेवल का है, सर्वाइकल लेवल का पेशेंट है, तो उसमें ट्रंक का उतना कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसके लिए हम RGO देते हैं, एडवांस RGO रहता है। तो उसमें हम हमारा दोनों पैर, कमर, वो सब आ जाता है उस ऑर्थोसिस में। फिर उसमें हम अपने एक पैर पे, अगर हमको राइट पैर उठाना है तो हम हमारे लेफ्ट पैर पे पूरा भार देके राइट वाले हाथ, कंधे को थोड़ा सा आगे झुका के राइट पैर को आगे लेके जाएंगे, और इस तरह से हम दूसरा पैर भी आगे लेके आएंगे। और अभी हम गेट ट्रेनिंग के लिए
रोबोटिक्स वगैरह भी यूज करते हैं, तो उसमें पैरों में हम उसके लोअर लेग के डिवाइसेस होते हैं वो लगाते हैं और ट्रेडमिल पे चला के उनका गेट जो है, चालन प्रशिक्षण जो है वो और इम्प्रूव करते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे पेशेंट है वो इंडिपेंडेंट थोड़े हो जाते हैं। थैंक यू। तो टफर आज है, कल और स्ट्रॉन्ग बनना है और हमें इस पेन से आगे बढ़ते हुए आगे जाना है। थैंक यू। नमस्ते। आज हम ट्रांसफर ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो पहले हम समझते हैं ट्रांसफर मतलब क्या। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो बेड से नीचे उतरना, बाथरूम जाना, हमारे जरूरी काम करना, फिर काम पे जाना, ये सब एक ट्रांसफर का ही हिस्सा है। मतलब बेड से उतरना है, बाथरूम में हमको नहाना है, टॉयलेट है, वो सब चीज़ों के लिए। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में तुरंत में ये सारी चीज़ों के लिए पेशेंट एकदम निर्भर हो जाता है, जो कि उनके परिजनों के लिए भी काफ़ी तकलीफदेह होता है। तो इसको हमें कैसे उभारना है, हमें इसमें कैसे ट्रेन होना है, तो हमें वो देखना है पहले। तो ट्रांसफर टेक्निक में सबसे पहले जरूरी है हमारे हाथों को इतना मजबूत बनाना है और हमारी कमर को इतना मजबूत बनाना है कि जो अब हमारे पैर जो अब उसका काम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी काम अब हमको हाथों से लेना है। तो हाथों को हमें इसलिए सबसे ज्यादा मजबूत बनाना है। यहाँ पे भी जब पेशेंट आते हैं, हम पहले दिन से ही हाथों का ट्रेनिंग, कमर को ऊपर उठाने का ट्रेनिंग ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में दिख रहा है, बॉल से की जाने वाली एक्सरसाइजेस, जिससे हमारे जो एब्डोमिनल ऑब्लिक मसल, जिसको तिरछी मांसपेशियां हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे सिटिंग पोजीशन जैसे जैसे चेंज होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो मसल की ताकत बढ़ाने के लिए बॉल से की जाने वाली कुछ एक्सरसाइजेस। जैसे दूसरे वीडियो में दिख रहा है, हाथ पे वजन लेकर कमर को ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइजेस, जो यहाँ पे प्रोग्राम के शुरू होते से ही डॉक्टर हर्षानंद सर जब से आप लोग को करवा रहे हैं, तो वही एक्सरसाइज सबसे अहम भूमिका निभाती है ट्रांसफर ट्रेनिंग में। क्योंकि हाथों पे और कमर पे वजन आएगा तभी आप कमर उठा पाएंगे और खुद को चेयर से और बेड से शिफ्ट कर पाएंगे। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हाथों के लिए हम करते हैं, जैसे डंबल उठा के है, थेरा बैंड से है, व्हील चेयर के ऊपर हाथ पे वजन लेके कमर उठाने वाली एक्सरसाइजेस। फिर दूसरी पिक्चर में जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, अलग अलग लेवल के ट्रांसफर्स, जैसे ऊंचाई पे, फिर उससे कम ऊंचाई पे, फिर उससे कम ऊंचाई पे। जब आप ये चीजें बहुत अच्छे से सीख जाओगे तो आप कोई भी लेवल ट्रांसफर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने घर के अंदर भी और बाहर भी। अभी ये देखेंगे हम सेम लेवल पे हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे पहली पिक्चर में दिख रहा है, बेड के साइड में आपको व्हीलचेयर लगानी है 45 डिग्री एंगल पे, मतलब थोड़ी तिरछी लगानी है। अगर बेड आपके राइट साइड में है तो आपको राइट हैंड बेड के ऊपर रखना है और आपका लेफ्ट हैंड व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट पे होना चाहिए। ब्रेक्स लगे होने चाहिए। अब दोनों हाथों पे आपको वजन लेना है और कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। वैसे ही आप अपनी कमर को अब बेड की तरफ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद दोनों हाथ चेयर पे से हटा देंगे और फिर से दोनों हाथों पे वजन लेके आपको बेड पे पीछे सरक के आराम से बैठना है। और इसके बाद आप चेयर को अब मूव कर सकते हैं। ये हुआ चेयर से बेड की तरफ आने वाला। अब वैसे ही बेड से चेयर की तरफ आने वाला ये एक वीडियो है, जिसमें पेशेंट वही सेम टेक्निक यूज कर रहा है। एक हाथ चेयर के ऊपर और एक हाथ बेड के ऊपर, और कमर उठा के शिफ्ट कर रहा है। ये होता है पाइवट ट्रांसफर। अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है शिफ्ट होने के लिए, तो एक व्यक्ति आपके सामने रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो मदद करने वाले व्यक्ति और आपके घुटने लॉक होने चाहिए, एक दूसरे से टच में होने चाहिए, ताकि बैलेंस ना जाए। ये पाइवट ट्रांसफर ज्यादा करके उन पेशेंट के लिए हम करते हैं जिनके पैरों में उतनी ताकत नहीं होती है कि वो खुद के बल पे शिफ्ट हो सके। दूसरा है, लो लेवल से हम चेयर पे कैसे जाएंगे वो देखेंगे। तो जैसे पहले पिक्चर में दिख रहा है आपको, बेड के पास में चेयर को लेकर आ जाएंगे पूरा पास में। और सबसे जरूरी बात यह है ट्रांसफर के टाइम पे कि आपको हमेशा व्हीलचेयर का ब्रेक लॉक रखना है, तभी आप ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। बेड के पास में व्हीलचेयर लेकर आके आपको लॉक करना है, फुट रेस्ट को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को व्हीलचेयर के ऊपर रखते हुए
पूरा वजन हाथों के ऊपर डालना है और कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जैसे ही कमर ऊपर उठेगी वैसे ही आपको कमर को अब पीछे की तरफ शिफ्ट करना है चेयर में। एक एक पैर आपको पीछे लेते हुए फुटरेस्ट को नीचे करना है, ब्रेक को अनलॉक करके फिर आप चेयर को मूव कर सकते हैं। जैसे ये नीचे से चेयर पे आने वाला हुआ वैसे ही आपको अब चेयर से नीचे आने वाला टेक्निक ये वीडियो में दिखेगा। इसमें मरीज पहले लॉक करेगा व्हीलचेयर को, पैर को एक एक आगे लेगा, फिर खुद को पहले आगे शिफ्ट करेगा हाथों पे वजन लेके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा काम हाथों से हो रहा है, इसलिए हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन ही ट्रांसफर सीख जाएं। आप पहले दिन नहीं सीख पाएंगे, लेकिन 4-5 दिन जैसे जैसे आप लगातार एक्सरसाइज करेंगे, हाथों का पुशअप एक्सरसाइजेस करोगे, आप 5वें-6वें दिन ये टेक्निक सीख जाओगे। इसलिए एक्सरसाइज को नियंत्रण तौर पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वैसे ही हम देखेंगे दूसरा हमारा अहम काम, टॉयलेट ट्रांसफर। जैसे इसमें पहले दिख रहा है, वेस्टर्न टॉयलेट सीट के पास में आपको अपनी व्हीलचेयर लगाना है 45 डिग्री एंगल पे, और आपको जिस साइड आपका कमोड है उस साइड का हाथ आपको कमोड के साइड में, या तो अगर ग्रैब बार लगे हुए हो तो वहां पे रखना है, और दूसरा हाथ आपका चेयर पे होगा। और सेम टेक्निक हम यूज करेंगे, दोनों हाथों पे वजन लेके कमर को उठाना है और कमोड की तरफ हमको शिफ्ट करना है। बाद में दोनों हाथ व्हीलचेयर से छोड़ देंगे और आप आराम से बैठ सकते हैं। ये है स्लाइडिंग बोर्ड ट्रांसफर, जिसमें आप एक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक वुडन बोर्ड होता है, जिसको आप एक आधा हिस्सा अपने कमर के नीचे और आधा हिस्सा चेयर के ऊपर रख सकते हैं। एक हाथ आपका व्हीलचेयर के ऊपर होगा। अब आप हाथों पे वजन लेते हुए कमर को उठाएंगे और खुद को व्हीलचेयर की तरफ शिफ्ट करेंगे, और फिर आप बाद में बोर्ड निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखे सारे ही ट्रांसफर्स में हाथों का, कमर की मांसपेशियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम बार बार जोर मारते हैं कि आप हाथों की मसल्स को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएं। अभी कुछ मॉडिफिकेशंस यानी चेंजेस जो आप घर पे कर सके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, जैसे कि टॉयलेट में आप एंटी स्किड मैट लगा सकते हैं, जिसमें आप फिसले नहीं, आपका पैर स्लिप ना हो। दूसरा, जैसे कि टॉयलेट सीट के आसपास में आप ग्रैब बार्स लगा सकते हैं, जिसमें आपको पकड़कर खुद का वजन उठाने में ज्यादा सहायता मिलेगी। तीसरा, किचन में अब जैसे हाई लेवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिसमें आप चल नहीं पा सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आप किचन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि वो आपके पहुंच तक के हो। सारी चीजें आप उस लेवल पे अरेंज करो कि आप इजीली सारा काम कर सको। उसके बाद बाथरूम में भी आप हैंड शॉवर यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर टब यूज कर सकते हैं और चेयर यूज कर सकते हैं मॉडिफाइड। जैसे इसमें बाथ टब है और उसके साथ बोर्ड लगा हुआ है जो कि शिफ्टिंग में हेल्प करता है। रैम्प आजकल ये सभी जगह पाए जाते हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस है रैम्प का इस्तेमाल जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स है या व्हीलचेयर यूजर्स है उनके लिए किया जाता है। एक अहम मॉडिफिकेशन जो आपको अपने घर पे करना चाहिए या हम सुझाव करते हैं कि आप इस तरीके से करें, जो आपका दरवाजा होता है वो कम से कम 36 इंच का होना चाहिए, जिससे आपकी व्हीलचेयर आराम से उसमें से जा सके। वैसे ही अब जो लोग लोअर बॉडी ड्रेसिंग मतलब कि पैंट पहनना है या अपर बॉडी ड्रेसिंग शर्ट पहनना है, ज्यादा करके तो अपर बॉडी ड्रेसिंग इजीली हो जाती है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में हाथों की क्षमताएं बची रहती है। लेकिन जो लोग झुक कर पैंट नहीं पहन सकते हैं उसके लिए लॉन्ग ड्रेसिंग स्टिक होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही जो हाई लेवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है जैसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, जिसमें हाथों की क्षमता नहीं होती है कि वो चम्मच पकड़ सके या ग्लास पकड़ सके, तो उनके लिए बिल्डअप हैंडल स्पून होता है जिसकी पकड़ थोड़ी मोटी होती है, जो पकड़ने में आसानी होती है। वैसे ही ड्रेसिंग स्टिक आपको दिख रहा है जिससे ऊपर के हिस्से के कपड़े पहनने में आसानी होती है।
लास्ट में आपको दिख रहा है लॉन्ग स्टिक ड्रेसिंग स्टिक, जिससे पैंट पहनने में आसानी होती है। तो ये सब चीजें आप इस्तेमाल करके खुद को आप सक्षम बना सकते हैं सारी चीजें करने के लिए जैसे आप पहले करते थे। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बावजूद आप बहुत सारी महान चीजें कर सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, जैसे कि आजकल लोग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, ओलंपिक्स में जा रहे हैं, कई सारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट्स। तो आप खुद को कम मत आकिए, आप भी आगे बढ़िए और खुद को मजबूत बनाते हुए, ये सब चीजों में ट्रेन होते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की मैं प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक पेशेंट है हमारे, थोरेसिक लेवल इंजुरी, मतलब रीढ़ की हड्डी का बीच के हिस्से में उनकी चोट हुई थी, चलने फिरने की क्षमता उतनी नहीं थी अभी, लेकिन वो हाथों से बाकी चीजें कर सकते थे। तो जैसे उन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग ये सब चीजें स्टार्ट की है, तो बाकी चीजों में वो उसका अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे कामकाज है जो आप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस करना या फिर डेस्कटॉप कुछ एक्टिविटीज करना। थैंक यू। सभी को नमस्कार। जो यहाँ पे फिजिकली उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार एंड प्रणाम। ये थोड़ा सा हटके टॉपिक हमने लिया है ताकि सरकार द्वारा क्या क्या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ग्रसित व्यक्तियों के लिए क्या क्या योजनाएं सुविधाएं उपलब्ध है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाता है और रोशनी फैलती है, उसी तरह से यह जानकारी आप खुद भी ले लें, अपने जैसे दूसरे दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी आप शेयर करें, साझा करें और इसके बारे में जानकारी दें। जैसा हमने यूनाइटेड नेशंस एक सरकारी गैर सरकारी संस्था है जो पूरे देशों, जितने भी 148 देश हैं उनकी एक संगठन है, उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार निर्देशित किए थे। तो भारत सरकार ने उन यूनाइटेड नेशन के जो अधिकार है उनको पारित करते हुए दिव्यांगता अधिकारिता नियम 2016 पारित किया लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके तहत कई तरह की राइट्स आपको दिए गए हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने लागू करनी है, जिससे हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल आपको क्या क्या सुविधाएं देती है, ज्यादातर मरीजों को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होती है, ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप जिसे पहले कहते थे, या फिर डीफ एंड हियरिंग डम पर्सन, तो 75% सेकंड क्लास स्लीपर एसी और एसी 3 टियर में मिलता है। राजधानी एक्सप्रेस में, कुछ दुरांतो एक्सप्रेस में ये कंसेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ में 50% रेल रियायत मिलती है। इसके साथ साथ जो दिव्यांग व्यक्तियों के साथ वाले जो हैं, अटेंडर जिसे हम बोलते हैं, या फिर जो केयर गिवर हैं, उनको भी यह सुविधा मिलती है। ऐसे एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन के लिए बर्थ भी होता है, हर डिब्बे में कम से कम 2 बर्थ आपको मिलती है, रिजर्व होती है स्लीपर क्लास में और एक थर्ड एसी में। दूसरी बहुत सारी नई रेल भारतीय रेल सुविधा मुहैया करा रही है, जैसे अगर आपको व्हीलचेयर ऊपर लेके जाना है तो कुछ स्टेशनों पर रैंप होता है आपको पहले से, लेकिन आपको ये स्टेशन मास्टर या फिर जो भी यहाँ के जो लोग हैं उनको पहले से आपको बताना पड़ेगा। दूसरा है अलॉटमेंट ऑफ एसटीडी पीसीओ जो बूथ होते हैं, इसमें आपको रेल ऑफिस में आपको आवेदन देना पड़ेगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है कि जो ठेके होते हैं, चाय का शॉप है या फिर एसटीडी का शॉप है, पेपर का शॉप है, जो प्लेटफॉर्म पे होते हैं, उसमें 25% आरक्षण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होता है। एक्सेसिबल रेलवे स्टेशन, सुगम्य भारत, ये भारत सरकार ने एक स्कीम लागू की है। इसके तहत आपको बहुत सारे रेलवे स्टेशन दिव्यांग सुगम बनाए जा रहे हैं, जिसमें लिफ्ट है, रैंप है, मोटराइज एक्सलेटर्स हैं। इसी तरह से अभी रिसेंटली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दिव्यांगों के लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल माना गया है, ये घोषित किया गया है। धीरे धीरे शुरुआत के आने वाले 2 सालों में 30 रेलवे स्टेशन मेट्रो सिटीज के होंगे, उसके बाद धीरे धीरे छोटे मोटे बाकी रेलवे स्टेशन भी दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाए जाएंगे। देन कन्वेंस अलाउंस, जो स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं उनके लिए कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, तो ये 5% ऑफ बेसिक पे अलग से दिव्यांगों को मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसे बोलते हैं, अगर नॉर्मल व्यक्ति होता है जो स्टेट या गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, जिसको अगर 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस डबल मिलता है, मतलब 10,000 रुपए मिलता है। ये सरकार का एक स्पेसिफिक स्कीम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। दूसरा है एडिप स्कीम, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में असिस्टेंस टू डिसेबल पर्संस फॉर परचेस और फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। जैसे जैस्मिन मैडम ने कहा अभी व्हील चेयर है या फिर
तो दर्शना मैडम ने कहा कि व्हीलचेयर को किस तरह से यूज करना है। अगर इस तरह की अलग अलग तरह की व्हीलचेयर अगर आपको खरीदनी है तो एडिप स्कीम के अंतर्गत आपको पैसे मिलते हैं, मतलब उसको आपको फ्री में मिल जाता है। उसके लिए आपको जो अलग अलग सेंटर्स होते हैं एडिप स्कीम के, उसके अंदर आपको जाना है, आपको आवेदन देना है, यूडीआईडी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना है। अगर आपकी वार्षिक आयु अलग अलग 25,000 तक रुपए तक है या 1 लाख रुपए तक है तो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, या फिर उन पैसों का आपको व्हीलचेयर मिलेगा या फिर वॉकर मिलेगा। इसी तरह से अलग अलग, अगर आप डीफ है तो हियरिंग एड्स वगैरह मिल सकते हैं आपको। दूसरा एजुकेशन ग्रांट्स और लोन्स, अलग अलग ये 2022 का भारत सरकार ने पब्लिश किया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें अगर मैट्रिक के पहले हैं आप, मैट्रिक के बाद में हैं, या फिर पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हर महीने 700-800 रुपए से लेकर 1200 से 1500 रुपए तक का आपको ग्रांट मिलता है। अगर आपके ट्यूशन फीस है तो वो आपको पूरी रिइंबर्समेंट हो जाती है। देन फिर और एक महत्वपूर्ण बात है जो बदलाव है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने जीएसटी जो लगती है, अगर आपको कार खरीदनी है, आप अपनी कार भी अपनी दिव्यांगता के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो नॉर्मल इंसान अगर खरीदने जाता है तो 28% जीएसटी लगती है। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति वो कार खरीदने जाएंगे तो उनको 18% यानी 10% का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मोटा मोटा अगर पकड़ के चलिए 6 से 8 लाख रुपए की आपकी कार है तो 10% जीएसटी भी अगर आप पकड़ के चलते हैं तो 60 से 70 हजार रुपए आप आसानी से बचा सकते हैं। उसके अलावा जो रोड ट्रैफिक होता है, मतलब जो टोल टैक्स होते हैं, उसमें जो टोल टैक्स में भी एग्जेम्पशन होता है, आपको यूडीआईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा टोल टैक्स के ऊपर, और रोड टैक्स के लिए भी आपको काफी रियायत मिलती है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आपको आवेदन करना है, यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, और कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं इसको एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में। जैसा अब ये लेटेस्ट दिखा रहे हैं 7166 एप्लीकेशंस अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने पारित किए हैं। तो आप अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर डाल के चेक भी कर सकते हैं अपना अप्रूव हुआ है या नहीं। उसके बाद आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप जहां से कार आप खरीद रहे हैं उनको आपको जाके देना है, फिर आपको जीएसटी एग्जेम्पशन उसमें मिल जाएगा। दूसरा है सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस डिपार्टमेंट, हर स्टेट का अलग अलग होता है, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम होती है, जिसके अंतर्गत हर महीने आपको, अगर आपका जनधन अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है या फिर साधारण अकाउंट है, तो आपको प्रोसेस करते हुए 1200, 1500, 1800 हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग उसमें पेंशन होता है, तो अपने आप खाते पैसे में आ जाएंगे। जैसे हम राउंड में भी आपसे कहते हैं, बात करते हैं, या फिर कई बार हम डिस्चार्ज के समय बोलते हैं कि आपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लिया है, तो उसी का कारण यही है, आपको अपने समाज कल्याण विभाग में जाना है और आवेदन देना है। तो ये मैं चाहूंगा कि जो यहाँ फिजिकली सुन रहे हैं और ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आपने सभी सहायता का फायदा लेना है। उसके बाद जो डीलरशिप होती है, एलपीजी, पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप्स होते हैं, उसमें 7.5% रिजर्व होते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। देन रिजर्वेशन इन जॉब्स, जैसा कि आरबीडब्ल्यूडी एक्ट में 3% से लेकर 4% तक रिजर्वेशन इन जॉब्स किया गया है, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पे 5% रिजर्वेशन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा है लोन। कई बार हम राउंड में भी आपको बोलते हैं कि छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, पान बीड़ी की दुकान है या फिर छोटे मोबाइल की रिपेयरिंग की शॉप है, जहां पे आपको ज्यादा चलना ना पड़े, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो अलग अलग बैंक्स होते हैं जो आपको ये लोन मुहैया कराते हैं, लेकिन उसके लिए भारत सरकार ने एक एजेंसी गठित की है जिसे बोलते हैं नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन। तो उसके अलग अलग स्टेट ब्रांचेस होते हैं, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको स्टेट ब्रांचेस मिलेंगे, उसके तहत उसके अनुसार अलग अलग बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंकों से आपको लोन मिलेगा एकदम कम ब्याज पे। ये उनकी वेबसाइट है। तो ये इनको पूरे वेबसाइट के ऊपर, जैसे आप अगर आप नागपुर में रहते हैं, हम नागपुर से बात कर रहे हैं, तो नागपुर में कौन सा सेंटर है आपको वहां पे सर्च करना है, वहां पे जाके आपको आवेदन देना है। 2-3 फॉर्म्स होते हैं, आपको बताएंगे किस तरह से भरना है वो, और वो फॉर्म सबमिट करते हुए अलग अलग उसकी कैटेगरीज होती हैं। जैसे अगर इंडिविजुअल है 5 लाख रुपए तक आपको नॉमिनल लोन मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा बड़ा कुछ बिजनेस चाहते हैं तो मोर देन 5 लाख फीस, तो सीधा नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन से आपको मिल जाएगा। अगर आप एनजीओ के थ्रू चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। ये इसके अलग अलग ये है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी बहुत सारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्कीम्स होती हैं। हमने समय के कारण कुछ ब्रीफ में जो अति महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानकारी दी गई है। वेबसाइट से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है, उसके ऊपर आपको पीरियडिकली जाना है, अलग अलग स्कीम्स होती हैं, वहां आपको डेफिनेटली आप उसका फायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके बाद जो आज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है कि हमारे कुछ दिव्यांग व्यक्ति, हमारे पुराने पेशेंट्स जो अभी वो अपने पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिले जहां पे
इसके बाद जो आज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे कुछ दिव्यांग व्यक्ति, हमारे पुराने पेशेंट्स जो अभी वो अपने पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिले जो जहाँ पे फिजिकली अटेंड कर रहे हैं और जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हमने स्पेसिफिकली टॉक रखा है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अभिषेक भंडारी को। अभिषेक, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करें प्लीज। अभिषेक। यस सर। यस। तो अभिषेक, मैं आपको अभिषेक का इंट्रोडक्शन में ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक ने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है। अभी एट प्रेजेंट अभिषेक ने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद बीसीए कंप्लीट किया, अभी एमसीए में एडमिशन लिया है। एट प्रेजेंट अभिषेक इंटर्नशिप कर रहा है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो अभिषेक, ओवर टू यू प्लीज। हमें बाकी हमारे जो यहाँ के जो फिजिकली अटेंड कर रहे दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी आप संबोधित करें, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको हम आपसे सुनना चाहेंगे। अभिषेक प्लीज, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक भंडारी है एंड मेरी छोटी सी स्टोरी मैं आपको एक्सीडेंट से ही स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 27 अप्रैल 2016 में, और मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था। तब मैं 9 दिन के लिए कोमा में था। फिर जब मुझे होश आया तो मैं एम्स में, मेरा ऑपरेशन हो गया था और मैं चल नहीं पा रहा था। आगे सब बोल रहे थे कि चलने में भी टाइम लगेगा, आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखिए। पर उसके बाद मेरे बेडसोल था और हाथ में फ्रैक्चर था एंड काफी प्रॉब्लम्स थी। 2017 में मेरा सेकंड एडमिशन जब सफदरजंग हॉस्पिटल में हुआ था, तो मुझे सर से मुलाकात हुई मेरी। सर ने मेरा ट्रीटमेंट करा था बेडसोल्स का, और हैंड फ्रैक्चर के लिए काफी आगे तक रेफर किया था। तो मेरा धीरे धीरे से मैंने अपनी जो भी थी मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह मैंने सब सफदरजंग हॉस्पिटल से ही लिए, कहीं बाहर ट्रीटमेंट नहीं लिया था। और वहीं से सर ने मुझे आगे पढ़ाई के लिए भी इनकरेज करा। जो मैंने अपनी बीसीए स्टार्ट करी, बीसीए करने के बाद मैंने एमसीए का भी करा, और ऐसे मुझे इंटर्नशिप का एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आया। और मैं अभी यहाँ पे मैंने जब इंटरव्यू दिया था अपना, तो मैं फर्स्ट बारी में यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और यहाँ से मेरी इंटर्नशिप को चलते हुए भी 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने से मैं इंटर्नशिप पे हूँ। और पहला टूर जो मैं सर के यहीं पर नागपुर एम्स में गया था सबसे पहला, जब मैं ट्रेन में सिर्फ अकेला, कोई मेरे साथ नहीं था। तो वहाँ पे काफी अच्छा लगा मुझे। पहले सोचना था कि वहाँ पे जाऊंगा कैसे क्या करूंगा, पर जब सर के पास पहुंच गया मैं, तो सर भी वो पूछ रहे थे कि अभिषेक यहाँ ये आना कैसे पॉसिबल हुआ। तो बस लोगों का सपोर्ट मिला और एक अंदर हौसला था कि कुछ करना है लाइफ में आगे। घर में बैठ जाना या अपने आप को कमरे में बंद करके रहना, या इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इसलिए अपने आप को काफी आगे तक लेके जाने के लिए मैं घर से बाहर निकला। एंड लोगों की बातें सिर्फ सुनने के लिए बनी है, सुनने तक की ठीक रहती है। उससे बाकी आगे को करना आपको है। आपकी लाइफ आपको जीनी है, तो आपको अपने तरीके से सारा अपना काम करना पड़ेगा, A to Z, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो मैं ये चीज कहूंगा कि आप सब लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, अपना आत्मनिर्भर बने, कि आगे तक आप लोगों को किसी की मदद लेने की जरूरत ना पड़े। और आप लोग जब बाहर कहीं घूमने जाएं या कहीं कंपनी में आप इंटरव्यू वगैरह दें, तो वो लोग भी आपको पूछे कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे करके। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक। बहुत बहुत मुझे तुम्हारे ऊपर फक्र है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो। इतना होने के बाद मैंने एकदम, जब आप बेड में थे तब से मैं आपको देख रहा हूँ, और अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे आप जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, अच्छा जॉब भी आपको जल्दी परमानेंट मिले। ये मैं आपके यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। अभी हमारे दूसरे स्पीकर हैं गरिमा जोशी। गरिमा एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट है, जिन्होंने बहुत सारे
पुरस्कार भी जीते हैं और इंटरनेशनल पैरा एथलीट में भी उन्होंने काफी अच्छे से अपना प्रतिभा पूरे जग जाहिर की है। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन गरिमा आप जरूर इंटरनेशनल पैरालंपिक गेम्स में डेफिनेटली आप मेडल लाएंगे। तो गरिमा ओवर टू यू, प्लीज आप अपने अनुभव शेयर करें। ओवर टू यू गरिमा। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। आपने आज के इतने ब्यूटीफुल सेशन में जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ बोलने के लिए मौका दिया। और मेरा नाम गरिमा जोशी, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी मई 2018 31 मई 2000 वाइल रनिंग ऑन रोड साइड कार ने हिट कर दिया था और मेरे को कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता क्या है। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची, जो मेरा एक्सीडेंट है वो हुआ था कुद्रेमुख उडुपी मैंगलोर में। और जब मुझे बताया डॉक्टर ने कि मेरी कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और मुझे मेरा सर्जरी करना पड़ेगा, तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई थी। बिकॉज मेरे जो ड्रीम्स थे वो ओलंपिक्स के थे, क्योंकि मैं नेशनल लेवल की लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर की। और उसके बाद मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि मेरे जो ड्रीम्स है वो ओलंपिक्स के हैं, मैं कैसे अपना जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करूंगी, तो डॉक्टर्स ने बोला आप जो है पहले तो आपका जो होल लाइफ है वो व्हील चेयर पे आ गया, आपको व्हील चेयर में आपका होल लाइफ स्पेंड करना पड़ेगा और आप अपने पैरा गेम्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई थी, जहां मैं हर्षानंद सर से मिली। और सर बहुत अच्छे से मेरी कंडीशन जानते हैं कि मैं बिल्कुल बेड में थी और मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो उसके बाद फिर मैंने आफ्टर 2 मंथ बेड रेस्ट के बाद व्हीलचेयर इवेंट में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने दिल्ली 8.5 मैराथन 3 किलोमीटर में रन किया, जिसमें मैं फर्स्ट आई। देन उसके बाद मैंने सुपर 10 किलोमीटर व्हीलचेयर में पार्ट लिया, उसमें भी मैं फर्स्ट आई। और ऐसे बहुत अनेकों सफदरजंग में भी हुई थी स्पाइनल कॉर्ड डे के दिन रन, तो उसमें भी मैं फर्स्ट आई थी। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत जल्दी अपने को एक्टिव कर दिया, कि बिकॉज उनके वजह से पॉसिबल हो पाया, मेरे फ्रेंड्स के, डॉक्टर्स के सपोर्ट, मेरे फैमिली का सपोर्ट, उनके कारण मैं पहुंच पाई। उसके बाद 6 मंथ इंजरी के बाद मेरी मम्मी की कैंसर से डेथ हो गया। और उस समय मेरा इंडिया टीम के लिए बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल के लिए सिलेक्शन हुआ था थाईलैंड के लिए। तो मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा उस समय बैक सोर था, तो मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया। तो फिर से मैं सर से मिली और फिर उसके बाद सर ने मुझे अच्छे से गाइड करा और मैंने भी काफी स्टडी किया गूगल में, पुराने व्हीलचेयर यूजर जो एक्सपीरियंस्ड है उनके बारे में पढ़ा, उनसे कांटेक्ट किया और उनसे मतलब इंफॉर्मेशन ली कि कैसे हम अपने को और एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बास्केटबॉल भी प्ले किया और अब मेरे जो इंडिविजुअल इवेंट है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना था इंडिविजुअली, बिकॉज इंजरी से पहले भी मेरा इंडिविजुअल गेम था और एक्सीडेंट के बाद भी मुझे इंडिविजुअल में ही पार्ट लेना था। आज मैं एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट हूँ और जो मेरे इवेंट है वो जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो है। और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ और मेरे को इस जर्नी ने एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बना दिया। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं जिसमें अपनी डेली लाइफ स्टाइल के बारे में, शिफ्ट के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में वीडियो अपलोड करती हूँ, जैसा कि मैम ने सेशन में बताया था। और दूसरा मैंने मोटिवेशनल स्पीकर, कोविड पेंडेमिक में काफी सारे सुसाइडल केसेस कम्युनिकेशन स्किल में हैंडल किए हम, कि हम जो डिसेबिलिटी है उसको बहुत किसी की फैमिली में हो जाते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। पहले तो समाज नहीं जीने देता, अगर फैमिली सपोर्ट भी कर पाए तो फैमिली समाज के कारण नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें इतने सारे टॉन्ट सुनने पड़ते हैं और जो कुछ करना भी चाहे तो उन सबके कारण नहीं कर सकता। तो मैंने ये चीजें भी फेस की हैं, ये सब चीजें भी देखी हुई हैं। और मैं पूरा ऑल ओवर द इंडिया भी घूमती हूँ, वर्ल्ड भी घूमती हूँ, लेकिन मैंने इंडिया में मोस्ट ऑफ द व्हीलचेयर यूजर देखे हैं कि वो दूसरे पे डिपेंड है। सबसे पहले हमारे वर्क, हाथ के अलावा हमारा डाउन बॉडी बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। हम व्हीलचेयर चला के ही अपनी बॉडी एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि व्हीलचेयर यूजर्स जो इजीली अपना व्हीलचेयर चला सकते हैं वो दूसरे का वेट करते हैं कि कोई आएगा हमारा व्हीलचेयर चलाएगा, लेकिन वो बहुत गलत बात है। आपको अपने को आप जितना एक्टिव कर सकते हैं आप करो, आप व्हीलचेयर जितना चला सकते हो आप चलाओ, एक्सरसाइज करो, आप अपने को स्पोर्ट्स में धीरे धीरे एंटर करो, क्योंकि आप जितना अपने को एक्टिव रखोगे उतना हेल्थी रहोगे, उतना आपको अच्छा भी फील होगा कि हम एक्टिव रह रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और
मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करती हूँ और बहुत मतलब ऑल ओवर द इंडिया मुझे व्हीलचेयर में चीजें एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को पहले जैसा अभी भी एंजॉय करती हूँ। थैंक यू। गरिमा, मैं आपको फेसबुक से आपके स्टेटस, आपके वीडियोस, आपके व्हीलचेयर डांस बहुत अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अच्छा लगता है। और आप इसी तरह से खुश रहिए और इसी तरह से अपनी लाइफ एंजॉय करें। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, आपसे गोल्ड मेडल की हमें उम्मीद है और एक दिन मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब मैं मिसेस मीना यादव जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं मीना यादव जी मैडम को भोपाल से जानता हूँ। भोपाल एम्स में वो हमसे पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। उनको सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मतलब गर्दन की चोट। उस समय वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और उनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे मेरे स्कूल पे इंडिपेंडेंटली वापस जाना है। वो मैंने कई बार यंग लोगों को हारते हुए देखा है, लेकिन इन्होंने मेरा खुद का प्रोत्साहन इन्होंने बढ़ा दिया कि इस उम्र में भी वो इतनी एक्टिव रहती थी एक्सरसाइजेस करने के लिए, नई एक्सरसाइजेस सीखने के लिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए। लास्ट ईयर हमने जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे पे इनको बुलाया था, तब उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जहाँ पे वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी जाकर आ चुके हैं सिंगापुर में। अभी वो स्कूल के ट्रस्टी बन चुके हैं और अभी भी वो खुद ही अपना सारा ध्यान और सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं। मैडम, ओवर टू यू। आप प्लीज अनम्यूट करिए। Hello, can you hear me? यस मैम। Okay. आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है सर, और मुझे सबसे पहले तो आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं पूरे नागपुर टीम, पूरे पीएमआर डिपार्टमेंट का अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। सर, 5 सितंबर हमेशा एक टीचर्स डे मनाया जाता है। चूंकि मैं एक शिक्षा विभाग से जुड़ी रही, एक स्कूल चलाती हूँ, 5 सितंबर को मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ एक टीचर्स डे मनाया करती थी। लेकिन 16 जुलाई 2016 ने मेरी दुनिया बदल दी। जब मैं नई दिल्ली स्टेशन पर गिर गई, सिर्फ 5 सीढ़ी गिरी थी मैं सर, लेकिन मुझे C4 C5 क्वाड्रिपेरेसिस हुई, जिसमें कि मेरा पूरा शरीर गर्दन के नीचे खत्म हो चुका था। मुझे तो आभास ही नहीं था। मैंने सोचा मुझे तो खून तो निकला ही नहीं, मुझे तो दर्द ही नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल में गंगाराम में एडमिट किया गया और वहां से मुझे एयरलिफ्ट करके हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई ले जाया गया, क्योंकि मेरी बेटी मुंबई में रहती थी। उसको पता चल चुका था कि इस बीमारी का बहुत लंबा इलाज करना पड़ेगा, इसलिए वो मुझे एयरलिफ्ट करके मुंबई ले गए। सर, हिंदुजा में मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के पश्चात मुझे लगा अब मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन उल्टा मैं और ज्यादा बीमार हो गई। मुझे लगा मुझे मौत ही आएगी और मैं उससे लड़ाई करती रही। अंत में हार के मैं जब भोपाल आई तो दिसंबर में मैं सर से मिली। उस समय मेरी किस्मत अच्छी थी कि भोपाल में एम्स शुरू हुआ और स्वप्निल सर से मिली और उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। एक मुहावरा हम पढ़ते थे हमेशा, कमर तोड़ना। उस मुहावरे का हम वाक्य बनाया करते थे। आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कमर तोड़ना क्या होता है। कमर तोड़ना स्पाइन इंजरी होता है। कमर तोड़ने के बाद पता लगता है कि जिंदगी क्या है। उस मुहावरे का अर्थ मुझे बार बार और उसका वाक्य मुझे हमेशा चेताता रहता था, कमर तोड़ना क्या होता है। उसके पश्चात मैंने हिंदुजा में जब मैं जा रही थी, ये बात मैं हमेशा बताती हूँ क्योंकि हिंदुजा में एक फिजियोथेरेपिस्ट था। उसने मुझे 3 बातें बताई जाने से पहले। उसने कहा आप ठीक हो जाएंगी
या आप कुछ कर पाएंगी, लेकिन 3 बातें याद रखिए, वो मैं सबको शेयर करूंगी। उसने कहा नो बाबा, मतलब किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरा उसने कहा नो टीयर्स, कोई आंसू नहीं बहाना। और तीसरा ओनली फिजियोथेरेपी। ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि स्पाइन इंजरी के पश्चात हमको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है समाज में। हम आंसू बहाते रहते हैं, हम अपने आप को हीन भावना लाते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं। ये सब हमें नहीं करना है, हमें ओनली फिजियोथेरेपी करना है। जैसे आज के अभी इस सेमिनार में पूरा सुबह से अंत तक यही बताया गया है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है। ओनली आपको अपने आप को इतना सक्षम करना है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जी सकें। जैसा सर ने मेरे बारे में बताया, वो स्कूल मुझे प्रोत्साहित किया, मैं अभी भी हो गया प्रिंसिपल बनी। उसके बाद भी स्पाइन इंजरी के बाद भी मैंने 1 साल एज ए प्रिंसिपल काम किया। और फिर जब मेरी एज हो गई, आई एम 68 नाउ, और उसके पश्चात मैंने ट्रस्टी में आ गई। और आज भी मैं बच्चों से जुड़ी रहती हूँ, आज भी मैं स्कूल जाती हूँ, हर काम करती हूँ। अभी मैं गोवा होकर आई। अभी एक और चीज मैं बताती हूँ, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम किया है आर्मी क्विज अभी रिसेंटली। उसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम अभी 16 अगस्त 2023 में अभी दिल्ली में हुआ, मानक शाह भवन में। पूरे मध्य प्रदेश से मुझे रिप्रेजेंट किया गया उस प्रोग्राम के लिए। और सर वहां पे मेरी इतनी हेल्प करी सबने कि टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े ऑफिसर ने मेरी व्हीलचेयर उठाई और सीढ़ियों से मुझे ऊपर हॉल में पहुंचाया, और सबने मेरे साथ दिया। तो इस प्रकार के मौके मुझे मिलते रहते हैं हर तरफ, लेकिन उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ा, अपने आप को चेंज करना पड़ा। जैसा बताया, अपने आप को एक्सरसाइज सुबह से शाम तक सोचना पड़ता है कि अब ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ये करना है। ये सब मैंने किया। सब कहानियां जो होती हैं वो हमेशा इंटरेस्ट होती है। आप जितनी भी न्यूज देखेंगे वो सब क्या होती है, नेगेटिव न्यूज ही कहानी बनती। तो स्पाइन इंजरी भी एक नेगेटिव न्यूज है, उसको कहानी के तौर पे लीजिए और उसको सबके सामने पेश करिए और अपने आप को मोटिवेट करिए। और खुशी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक खुशी होती है जब हमें बहुत सारा हमारे पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, आप सही हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी खुशी क्या होती है? दूसरी खुशी वो होती है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, दूसरों से कुछ शेयर करते हैं, उस खुशी पे वर्क करिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइन इंजरी में मुझे जो लगा गिरने के बाद कि मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक है, मेरी आंखें ठीक हैं, मेरे कान ठीक हैं, तो मैंने उन्हीं पर वर्क करना शुरू कर दिया। जब मेरा ब्रेन ठीक है तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने वो काम शुरू किया, उससे खुशी ढूंढी। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे लोगों से जुड़िए जो आपको मोटिवेट करें, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल मत जुड़िए। और परिवार का साथ सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे परिवार ने मुझे बहुत साथ दिया, हमेशा साथ दिया, आज भी दे रहे हैं। और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी मुझसे मदद होती है मैं अपने परिवार की सबकी मदद करती हूँ। मेरे लायक कभी भी कहीं भी कोई भी कार्य है मैं हमेशा तैयार हूँ। उसके लिए फिर से मैं स्वप्निल सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और पूरी नागपुर टीम को कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप सच में हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अब मैं थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छे शब्द कहे आपने। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। अभी मैं मिस्टर निकुंज भुट्टा जी को आमंत्रित करता हूं। नितिन भुट्टा जी जब मैं एमडी कर रहा था तब हमारे साथ जुड़े थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन हाजी अली मुंबई में। उनसे मैं फेसबुक से जुड़ा रहता हूं और मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती है कि वो हर केरला से लेकर लेह लद्दाख तक पूरा व्हीलचेयर पे घूम चुके हैं, हमेशा जिंदगी में खुश रहते हैं और हमेशा मोटिवेट करते हैं। निकुंज जी, बहुत सालों बाद मैं आपको फेसबुक इस जूम मीटिंग के द्वारा मिल पा रहा हूं, बहुत खुशी हो रही है। तो ओवर टू यू निकुंज, आप अपने अनुभव साझा करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। मैं सभी डॉक्टर्स का थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने अपना टाइम इस वक्त दिया है यहाँ पे करके और इतनी अच्छी नॉलेज शेयर की है यहाँ पे करके सबके लिए।
सर मैं अपनी जर्नी अगर शेयर करूं तो 2012 दिसंबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तब से एक रोलर कोस्टर राइड रहा है मेरे लिए। लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आए करके, लेकिन उन सारे उतार चढ़ाव को पार करते हुए आगे निकलते गए करके, सीखते गए। जब हाजी अली पहुंचा, मैं आप सबसे मिला, डॉक्टर सुनील से मिला, तो आप लोगों ने जो सिखाया वहां पे करके, ऐसा एक जो डॉक्टर का रोल होना चाहिए करके लाइफ में, वो जो आपने वहां पे सिखाया और उससे जो प्रेरणा मिली। एक समय ऐसा आ गया था करके कि मेरी तो लाइफ में एकदम, मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मैंने अपनी फैमिली को अपने से दूर कर लिया था। फिर मतलब समय आया कि मैंने अपने आप को इस तरह से बनाया सक्षम कि फैमिली भी साथ में आ गई करके, ऐसा उन्हें भी लगा कि नहीं ये कुछ कर सकता है लाइफ में करके ऐसा। फिर मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है करके, और बल्कि मेरा एक्सीडेंट ही हुआ था, बाइक एक्सीडेंट ही हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बाइक एक्सीडेंट होने से मैं अपनी जिंदगी में ड्राइविंग को रुका नहीं सकता करके ऐसा। वो मेरा पैशन है, मुझे घूमना पसंद है करके ऐसा। तो मैं फिर रास्ते ढूंढते गया करके कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ उसके लिए करके। मुझे मुंबई में कुछ मेरे दोस्त मिले जो मेरी तरह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले थे, जो ड्राइविंग करते थे। मैं उनसे मिला, उनसे सीखा मैंने गाड़ी चलाना। फिर मैंने गाड़ी लेके यहाँ वहाँ घूमना शुरू किया करके। मैं जिस जगह रहता हूँ लोकल में, कहीं पे भी आना जाना हो तो बार बार रिक्शा बुलाना या किसी दोस्त को बुलाना बहुत तकलीफदायक हो जाता है काफी बार। हालांकि हम जब भी बाहर जाते हैं लोग बहुत प्यार से हमारा स्वागत करते हैं। कहीं भी कभी ऐसा नहीं होता कि लोग कहाँ में जाए और हमें नकारे करके ऐसा। लोग हमें कहीं पे भी जाए इतना प्यार से हमारा स्वागत करते, चाहे एक स्टेप हो या 10 स्टेप हो। वो कहीं पे भी हमें हेल्प करने के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता से सामने आ जाते। काफी बार हमें संकोच होता है करके हम किसी को कैसे बताए करके, लेकिन बड़ी एज वाले 60-65 साल की उम्र वाले लोगों को भी मैंने देखा है कि जो सामने आ जाते हैं मदद करने के लिए कि नहीं बेटा तुम बाहर आए हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे करके ऐसा, तुम बिल्कुल घबराना मत करके। तो वो बहुत अच्छी चीजें होती है। एक बार मैं कहता हूँ बाहर निकलिए, दुनिया पे आपको लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं करके। तो उसमें कोई संकोच मत रखिएगा करके। अभी रिसेंटली मैं 3 महीने पहले मैं लद्दाख ट्रिप पे गया था करके ऐसा। मेरा बहुत बहुत टाइम से एक सपना था करके ऐसा कि मैं लेह लद्दाख की पूरी एक ट्रिप करूं करके ऐसा। तो मैं अभी मई मंथ में गया था करके ऐसा। मैं, आप मानेंगे नहीं करके, मैं इतना भावुक हुआ हूँ कुछ जगहों पे करके ऐसा। मिलिट्री वाले जो थे लिटरली वो लोग इतना बहुत प्यार दे रहे थे, इतना सपोर्ट कर रहे थे। लोग लिटरली कुछ जगहों पे ऐसी जगह थी करके ऐसा जो मतलब वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड से मैंने वहां गाड़ी चलाई। लोगों ने लिटरली मुझे सल्यूट किया है वहां पे करके कि लाइक आप बहुत अच्छा ये हिम्मत दिखा रहे करके ऐसा। और एक्चुअल में ये चीज हो जाती है कि हम जब बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नए दोस्त बनाते, एक इंटरेक्शन होता है करके, तो बहुत चीजें हेल्प करती है। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे करके ऐसा। एक बार मैं कहूंगा कि एक रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। वो पहले हो जाने के बाद एक अपने आप को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लीजिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के बाद आप अपने सारे सपनों को जी सकते हैं। इसमें कोई भी निसंकोच रहने की जरूरत है कि आपकी लाइफ यहीं पे रुक जाएगी या खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप व्हीलचेयर पे बैठे बैठे माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो आप चाहो तो करके। इसमें कोई भी संकोच रखने की कोई जरूरत नहीं है करके। साथ में ये सबको कहना चाहूंगा करके कि फिजियो पे ध्यान दीजिए। फिजियो लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। मेरी लाइफ में भी बहुत बड़े अप्स एंड डाउन आए करके, मुझे बेड सोर हुआ, 7 मंथ्स तक मैं बेड पे पड़ा रहा था करके। एक बार ऐसा हुआ था करके ऐसा, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आए। हमें अपनी लाइफ में जो जो इश्यूज आते हैं, बेड सोर है, यूरिन इन्फेक्शन है वगैरह सब सारे, उनसे हमें खुद अपने आप को सीखना है। डॉक्टर्स की हेल्प लेनी है। डॉक्टर्स जो सिखाते हैं, समझाते हैं, उसे एक अच्छी तरह से अपने दिमाग में उस तरह से अडेप्ट करना है कि हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और ये चीज वापस दोबारा रिपीट ना हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में फिजियो को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए और एक अच्छे से रिहैब कीजिए, बहुत जरूरी है लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निकुंज, थैंक यू। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर किए। अभी ये प्रोग्राम का अंतिम पड़ाव है जिसमें अभी जो फिजिकली प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं हमारे जो पेशेंट्स हैं, कुछ उनसे भी हम थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले आदिल, आप कुछ बात करना चाहेंगे? मेरा नाम अब्दुल आदिल है। मेरा 7 महीने पहले बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, तब से मेरा इंजरी हुआ है। पहले मैं 7 महीने तक तो घर पे बेड पे ही था, टोटली बेड पे रहना, खाना पीना सब टोटल बेड पे ही था। जब यहाँ पे एम्स में आया, एम्स में पता हुआ
यहाँ पे आके मिले, सर से बताए। अब मैं खुद ही यहाँ पे सब व्हीलचेयर टू व्हीलचेयर, बेड से व्हीलचेयर पे आता, व्हीलचेयर से पूरा घूम लेता, व्हीलचेयर से कमोड पे जाके सब कुछ, मेरा बाथरूम वगैरह सब मैं मतलब खुद ही खुद कर सकता हूँ। थैंक्स। बहुत बढ़िया आदिल। आदिल लगभग 2 से 3 हफ्ता पहले हमारे साथ जुड़े थे और बहुत ही अच्छे से उनका पुनर्वास इलाज हम कर रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छे से मन लगाते हुए जो भी हम बताते हैं वो फॉलो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। और कोई आप में से? यस प्रतीक। किसी को कुछ सवाल पूछना ना तो वो भी आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं पुराने लोग। ठीक है। मेरा नाम प्रतीक है और मैं ट्रेन से गिर गया था और मेरे कमर में जो स्पाइनल इंजरी हो गई तो मेरा पैर काम करना बंद हो गया और मैंने ऑपरेशन भी किया लेकिन पैरों में सेंस आए नहीं। फिर मैंने फिजियोथेरेपी भी की। फिर वो करते करते मुझे बेड सोर हो गए। फिर उससे मेरी हालत थोड़ी नाजुक हो गई और मुझे मेरी जो शरीर में कमजोरी आने लगी। तो फिर मैंने वो फिजियोथेरेपी करना छोड़ दिया, उससे और बेड सोर बढ़ गए। अभी मैं यहाँ आया हूँ और उसका इलाज सर करने वाले हैं, इसलिए मैं उनको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ सवाल वगैरह पूछना है कुछ आपको उनसे? हाँ कुछ बात करेंगे पुराने जो लोग हैं उनसे कुछ है तो बताओ। आपको कुछ बोलना है? अच्छा पूछो। बेड सोर जो अब मेरे को हुआ है उससे मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि इसका इलाज होगा कि नहीं, यही मेरे मन में सवाल उठ रहा है। देखो हर बेड सोर का इलाज है और उसका सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है कि उस पर प्रेशर नहीं देना, जो मैंने बताया। जैसे कि मैंने दिखाया, इससे भी ज़्यादा बेकार बेड सोर्स हमने देखे हुए हैं और वो भी ठीक होते हुए देखे हैं। मेरा कहना बस तुम लोगों से यही है कि आपको इस अस्पताल में नहीं घूमते रहना है। आज यू बेड सोर की वजह से, कल यूरिन के इन्फेक्शन की वजह से, परसों अनीमिया की वजह से, है ना। रिहैबिलिटेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें शुरुआती दौर, मध्य दौर और अंतिम दौर रहता है। शुरुआती दौर में हम एक्यूट इंजरी को स्टेबलाइज करते हैं कि पेशेंट को सारा चीज़ें ट्रेन करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ये बेड सोर वगैरह नहीं होने देते। आज मैं अगर आपका ऑपरेशन भी कर देता हूं तो कल आपको बेड सोर हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ ले कि बेड सोर कैसे नहीं होने देना। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप बाकियों की तरह अपनी लाइफ वैसे ही जी पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चक्कर से थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा समय दीजिए। बेड सोर हील होने में टाइम लेता है, तो जैसे ही आपका बेड सोर हील हो जाए आप इस चीज पे इसी दौरान फोकस करिए कि अब आपको आगे लाइफ में क्या करना है। आप सभी यंग है और आप सभी से ही ये उम्मीद है। जब ये सारे लोग जो अभी हमारे से जुड़े हुए थे, ये जब आपके स्टेज पे थे, इनकी हालत भी सेम थी। ये भी इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। उनको भी उस वक्त नहीं पता था कि वो इतने बड़े हो जाएंगे या इतना कुछ कर पाएंगे। एक स्टेप हमेशा लीजिए, हर स्टेप के साथ आप नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे, बस इतना ही है। तो आपके बेड सोर की आप चिंता ना करें, उसके लिए हम बैठे। आप अपनी चिंता करें कि आप आगे क्या करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हम प्रोग्राम का अंतिम चरण में है, तो सबसे पहले हमें जितने भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए स्पीकर्स हैं, हमारे अतिथि स्पीकर्स हैं और जितने भी दूसरे सहभागी पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ, उनके केयर गिवर्स हैं, सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे फिजिकली हमारे यहाँ के जो वार्ड के एम्स नागपुर के जो जितने भी मरीज बड़े ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्वप्निल सोनू ने, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी स्पीकर्स थे हमारे, जिन्होंने बहुत ही बहुमूल्य
टिप्स आपको दिए, वीडियोस बताए, अपने टॉक के माध्यम से कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से दूर करने हैं, किस तरह से खड़ा होना है, चलना है, कौन से ऑर्थोसिस यूज करने हैं, इसके बारे में आप सभी को ज्ञान दिया। उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम खत्म हुआ यह घोषित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बार उठ जाओ सब लोग, बहुत टाइम